हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आईक्यू क्लासेस। आईक्यू क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था वोकल कैविटी मतलब कि ह्यूमन टीथ के बारे में। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। उसमें टीथ के बारे मतलब कि दांत के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। ठीक है, कि हमारे पास में कितने दांत होते हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं, हाथी दांत कितने होते हैं। ठीक है, और भोजन के आधार पर दांत के कितने प्रकार में बांटा गया है, वो सभी मैं उस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके एक बार पहले उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग को अगर मतलब कि संस्कृत में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो भी मेरा वीडियो बनाया गया है, सेपरेट वीडियो है। आप लोग जाकर वहाँ से भी अध्ययन कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो लाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आज कुछ बता देता हूँ डिटेल के बारे में। अपने जो ये जो लोगो देख रहे हैं, ये लोगो आपको जो यूट्यूब पर दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि मेरा कोचिंग संस्थान का, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आईक्यू क्लासेस। ठीक है ना, सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी। चैप्टर क्या चल रहा है? तो चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, चैप्टर चल रहा है आप लोगों का लाइफ प्रोसेस। और आपका टीचर हो गए नंदिनी सर, आपका भाई, आपका जो छोटा भाई बड़ा भाई जो समझिए, आपका नंदिनी सर हो गए। ठीक है, तो चलिए, अब मैं उस पिछले वीडियो में दांत के बारे में बात कर लिया था। ठीक है ना, और अब मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ किसके बारे में, तो देख लीजिए क्या है, आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों को सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, अर्थात लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना हम लोग का भोजन जो है आहार नाल में जाना बहुत मुसीबत वाला बात है। इसके बिना भोजन हम लोग के अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक लार नहीं निकलेगा हम लोग का भोजन गीला नहीं होगा। ठीक है ना, कोमल नहीं होगा, और जब तक कोमल नहीं होगा तब तक हमारा आहार नाल से अंदर भोजन जा ही नहीं पाएगा, मुंह के नीचे घसकवे नहीं करेगा, ससरवे नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है जो मुंह में होता है। कहाँ होता है? लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है जो मुंह में होता है। ठीक है ना, अब बोलता है कि लार ग्रंथि एक प्रकार का रस निकलता है, मतलब लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे लार रस या सेलिवरी जूस या फिर सेलिवरी एमलाइज बोलते हैं। ठीक है ना, कहा जाता है। लार रस एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? मतलब कि हमारे मुख से, ठीक है ना, जीभ से जो रस निकलता है, जो वाइल निकलता है, जूस निकलता है, उसे एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, जो क्या होता है कि जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जटिल भोजन को साधारण घट को सिंपल फॉर्म, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म शुगर में विघटित करने का कार्य करता है। मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है जटिल भोजन प्राप्त करते हैं, और जटिल से सरल रूप में तोड़ने की जो प्रक्रिया होता है वो एंजाइम के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, तो साफ लगा कि जैव उत्प्रेरक के रूप में जटिल भोजन को साधारण घटकों में, मतलब कि शुगर के रूप में विघटित करने का कार्य करता है। ठीक है, अब है कि मनुष्य में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आपको मैं इमेज के माध्यम से बताऊंगा कि मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जो मनुष्य हैं, ठीक है ना, उसमें जो लार ग्रंथियां होती है कितने प्रकार की होती है, तो मैं पहले यहाँ पर देख लीजिए कि मनुष्य के मुख गुहा में, मतलब कि मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला क्या है? तो पहला पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है ना, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, दूसरा क्या है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, तीसरा क्या है? तो तीसरा है इसमें सब लिंगुअल ग्रंथि। तीसरा क्या है? तीसरा है सब लिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं, बोलता है कि आहार नाल का अस्तर काफी कोमल होता है। अभी मैं बताया कि जब तक हमारा मुख से, जीभ से लार नहीं निकलेगा तब तक हम लोग भोजन को अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कोमल होता है। और अगर उसमें कोमलता नहीं आएगा, भोजन में लार के द्वारा वह चिपचिपा नहीं होगा, गीला नहीं होगा, तो हमारे आहार नाल को क्या कर देगा? घाव कर देगा, जख्म हो जाएगा, मतलब कि हमें भोजन करने में कठिनाई महसूस होगा। ठीक है, तो अतः मतलब कि लास्ट में पता चला कि अतः भोजन को निगलने से पूर्व महीन टुकड़ों में पीसने के अतिरिक्त उसे गीला करना। देखिए, भोजन को महीन रूप में पीसने का काम होता है दांत के काम, मतलब कि मोलर का काम।
मोलर से भोजन पिसाता है, ठीक है ना। और गीला करना भी आवश्यक होता है ताकि आहार नाल के अस्तर को कोई हानि ना पहुंचे। मतलब कि अगर आपका आहार नाल को कोई दिक्कत पहुंच जाएगा तो आपको जब भोजन करने में बहुत अंदर में जलन होता है तो पहुंचे। लार ग्रंथि से निकलने वाला रस भोजन को चबाने के क्रम में उसमें मिलकर, मतलब कि उसमें मिलने के बाद क्या होता है कि इधर देखिए, उसमें मिलकर भोजन को गीला कर देता है, ठीक है ना। और लार रस भोजन के पाचन में भी क्या करता है, मदद करता है। भोजन के पाचन में लार रस जो निकलता है ना, भोजन के पाचन में मदद करता है। अतः लार रस मिलने के कारण भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मैं पहले बताया था कि हम लोग का भोजन जो है वह कहाँ से शुरू होता है पचना, तो हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब देखिए मैं इसमें आप लोगों को लार ग्रंथि के बारे में यहाँ पे एक इमेज सेट किया हूँ। चलिए हम लोग इस इमेज के माध्यम से अब इसमें हम लोग समझेंगे कि 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ जो होती है, जो रस निकलते हैं, वो कैसे कैसे निकलते हैं। चलिए, तो हम लोग का मुख हो गया, हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मुंह का चित्र हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर के भाग, ये जो दिख रहे हैं ना, इसमें ऊपर के भाग में क्या हो गया कि सबसे ऊपर से क्या निकल रहा है, तो सबसे ऊपर से पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड क्या निकल रहा है, ऊपर से जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड रस निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, मतलब कि बीच के भाग से देखिए तो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लार ग्रंथि हो गया, ठीक है। और सबसे नीचे मतलब कंठ के पास में जो देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसे हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे मुख में 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये तो देखिए निकलता कहाँ से सब ग्रंथि, तो सब कुछ जीभ, सब जो है जीभ से निकलते हैं। देखिए तीत हो गया, ठीक है। आपको मैं तीत के बारे में पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, सीखते रहिए, ठीक है। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, तो अब मैं बात करता हूँ जीभ के बारे में कि हम लोगों के मुंह में जीभ का होना जरूरी है, जीभ हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको जीभ का चित्र दिखाऊंगा, ठीक है। जीभ के चित्र के माध्यम से फिर आपको मैं अध्ययन कराऊंगा। तो बोलता है कि जीभ मतलब कि टंग पत्ते के आकार का एक मांसपेशी, मतलब कि इसमें कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, मांसपेशी संरचना है जो मुंह में अवस्थित होता है, ठीक है ना। भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने तथा उसमें लार रस मिलाने का कार्य करता है। मतलब कि भोजन को चबाने के क्रम में जीभ से हम लोग क्या करते हैं कि भोजन को इधर से उधर करते हैं अपने मुख में, ठीक है ना। और उसमें लार रस मिलाने का काम कौन करता है, तो जीभ करता है, ठीक है। जिससे हम लोग, मैं जीभ के बारे में और आपको बात बताऊंगा विशेष बात में, ठीक है। पहले इसको पहले देख लेता हूँ हम लोग। अब बोलता है कि चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर धकेल देता, मतलब पूस करता है, ठीक है ना। मतलब जब भोजन को चबा लेते हैं, पीस लेते हैं और लार रस पूरे भोजन में मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि भोजन को कंठ द्वार में भेजने का काम कौन करता है, तो उसमें कंठ द्वार भेजने का काम करता है हमारा जीभ करता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग टंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे टंग बोलते हैं। अब बोलता है कि जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती है जो हमें भोजन का स्वाद बतलाता है। मतलब कि हम जब भोजन करते हैं, बोलते हैं खट्टा है, मीठा है, तीता है, नमकीन है, वो सभी हमें जीभ से ही पता चलता है, ठीक है ना। और मैं बता रहा था कि मनुष्य का जो जीभ होता है ना, वो अंदर से, मतलब कि मनुष्य का जो जीभ होता है वो अंदर से बाहर की ओर जुड़ा हुआ रहता, सॉरी, बाहर से अंदर के, मतलब कंठ के पास में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब ये जब जुड़ा हुआ रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वजह से हम लोग अपने जीभ को मुख से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। और कुछ जीव जंतु, जैसे आप लोग सांप को देखे होंगे, किसको देखे होंगे, सांप को देखे होंगे, गिरगिट को देखे होंगे, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने मुख को बाहर, जीभ को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनका जो है अग्र भाग में, उनका जो है अग्र भाग में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए अपने जीभ को पूरा वो बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जीभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का जीभ जो है अंदर से जुड़ा हुआ रहता है, मांसपेशी संरचना, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। हाँ, और मैं बता रहा था कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि जो हमारा शब्द जो बन रहा है, शब्द का जो निर्माण हो रहा है, वो जीभ से ही होता है, जीभ के माध्यम से ही होता है। आवाज़ तो कंठ से निकलता है, लेकिन शब्द का निर्माण, जो बहुत सारे शब्दों का निर्माण करते हैं, बोलते हैं मुख से, वो सभी शब्द का निर्माण कहाँ से होता है, तो वो सभी शब्द का निर्माण होता है हम लोगों को जीभ के कारण ही हो पाता है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं फिर से बता
बता देता हूँ कि जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियाँ होती है जो हमें भोजन का स्वाद बतलाता है। इन्हीं ग्रंथियों की सहायता से हम भोजन का स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का पता करते हैं। अब है कि जीभ में 3 प्रकार के स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होता है, ठीक है ना। आगे का भाग मीठा और खट्टा, आगे का मतलब कि जीभ का जो ई वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इसमें मीठा खट्टा मतलब कि स्वीट एंड साल्ट का पता चलता है। पीछे का जो भाग है वो बीटर खट्टा का पता लगता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे नमकीन होगा, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे नमकीन होगा, ठीक है ना। आप लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नमकीन। सो यहाँ पर खट्टा हो गया, नमकीन होगा, मतलब कि मीठा और नमकीन का जो है साल्ट, यहाँ पे साल्ट है सही है, लेकिन यहाँ पे खाली खट्टा जो नमकीन होगा। अब पीछे का जो भाग देखते हैं बीटर होता है क्या, तो होता है खट्टा का, और दाएं और बाएं मतलब कि बीच का जो ए वाला भाग है, ए वाला पॉइंट हो गया ना, इस पॉइंट पे हम लोग सौर मतलब कि क्या ऐसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग कड़वा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि जीभ का मध्य भाग किसी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं करता, मतलब कि जीभ के बीच का जो भाग है वहाँ से किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब कि जीभ का जो बीच का भाग होता है उसे वहाँ से हमें किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता, उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ध्यान देंगे कि उसका जो है कोई काम उसका नहीं होता है। अब मैं जब आगे चलता हूँ इसमें, ठीक है ना, आगे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आगे बोलता है क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाओं का अभाव रहता है। मैं बताया कि जीभ का बीच का भाग का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्वाद कलिका मतलब कि टेस्ट बड का जो पॉइंट होता है वो नहीं उपस्थित होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। अब इसमें है कि इन कार्यों के अतिरिक्त जीभ बोलने में हमें सक्षम बनाता है, मतलब कि जीभ जो है हमें बोलने में क्या करता है, तो सक्षम बनाता है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक जगह पे जहाँ पे मैं क्या रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो अब मैं रखा हूँ यहाँ पे जीभ के मतलब कि जो मैं बता रहा था स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स के बारे में मैं आपको लोग यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये हम लोग का, ये देखिए ये पूरे जीभ का संरचना हो गया, ये पूरे संरचना किसका है, तो जीभ का संरचना है, ठीक है ना। ये जो अग्रभाग देख रहे हैं स्वीट और साल्टी मतलब कि नमकीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर छूट गया था, वहाँ पर जब वो जो खट्टा दिखाई पड़ रहा है पहला में ना, जो खट्टा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे खट्टा नहीं, यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, तो आपको नमकीन याद करना है। क्या याद कर लेना है, मिसप्रिंट हो गया, नमकीन याद करना है। तो स्वीट और नमकीन का जो अब स्वाद हम लोग पता करते हैं वो जीभ के अग्रभाग से पता करते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पीछे का भाग, ये देखिए ये वाला येलो वाला जो भाग देख रहे हैं ये बीटर होता है। ये क्या होता है, ये बीटर मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग जो हैं किसका, तो यहाँ से हम लोग खट्टा का अनुभव कर पाते हैं। किसका अनुभव कर पाते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है खट्टा का अनुभव कर पाते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो बताया गया अगर समझाया गया अच्छा लगता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अब चलता हूँ, तो अब देखिए 2 चीज़ बता दिया, अग्रभाग और हो गया पश्च भाग, ठीक है ना। अब इसमें क्या हम लोग को रह गया है, तो ये साइड वाला ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये होता है सावर। ये क्या होता है, तो मतलब कि कड़वा, क्या होता है, कड़वा का जो अनुभव होता है हम लोग को बगल वाले पार्ट से होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें कि हमारे जीभ के अंदर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेस्ट बड्स होते हैं। मीठा नमकीन एक साथ में हो गया, पीछे में क्या हो गया, तो खट्टा हो गया, साइड में क्या हो गया, तो कड़वा हो गया, और बीच का जो भाग देख रहे हैं इसका कोई काम नहीं था, क्योंकि इसमें जो है किसका भाव रहता है, तो इसमें हम लोगों को जो है इसमें स्वाद कलिकाओं का क्या रहता है, तो अभाव रहता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को जीभ के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ हमारे मुंह के अंदर ही ओसोफेगस के बारे में, ठीक है, मतलब कि ग्रसिका के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, ग्रसिका के बारे में जानेंगे। तो बोलता है ग्रसिका मांसपेशी से बनी एक लंबी नली होती है। क्या होती है, मांसपेशी मतलब कि इसमें हड्डी नहीं होती, मांसपेशी से बनी एक लंबी नली होता है। ग्रसिका मुंह से अमाशय को जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, मतलब कि मुंह से लेकर अमाशय मतलब कि आपके स्टमक को जोड़ने का काम करती है। आगे देखते हैं इसका कुछ अध्ययन हम लोग सीखते हैं इसमें। तो बोलता है आहार नली के द्वारा आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से पचने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक है। बोलता है कि आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति, ठीक है ना, उसके सही ढंग से पचने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक है। आहार
नली के अस्तर में पेशियां होती है। आहार नली का अस्तर में क्या होता है? पेशियां, मसल्स होती है, ठीक है ना, जो नियमित तथा निरंतर फैलकर तथा सिकुड़ कर क्या करते हैं? जो नियमित हमेशा फैलती है और सिकुड़ती है, ठीक है। मतलब जब जब वह फैलती है तो हमारा भोजन नीचे खसकता है, सिकुड़ती है, ठीक है ना, तो वहाँ से भोजन नीचे चला जाता है, ठीक है ना। मतलब फैल कर और सिकुड़ कर भोजन को आगे बढ़ाते हैं। साफ लिखा है कि नियमित रूप से सिकुड़ के, मतलब कि मान लो ये सिकुड़ कर फैल क्या करते हैं? भोजन को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझ लो कि मान लो कि ए नली है, ठीक है ना, ए नली है। अब यहाँ पे जब भोजन आया, ठीक है, तो यहाँ पे सिकुड़ेगा, ए फैलेगा, ठीक है ना, फिर यहाँ भोजन आएगा तो ए सिकुड़ेगा, ए वाला भाग फैलेगा। तो इस तरह से संकुचन मतलब क्रमाकुचन की गति चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए लिखता है कि इस गति को क्रमांकोचन कहते हैं, ठीक है ना, जो पूरी भोजन नली में होती है। कहाँ होती है? जो पूरी भोजन नली में होती है तथा भोजन को लगातार आहार नली में आगे बढ़ाती रहती है। मतलब कि सिकुड़न और क्रमांकोचन मतलब कि फैलना और शिथिल होना की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया से हमारा भोजन जो है आहार नली में आगे की ओर दूरी तय करती है और इस तरह से जो है वह छोटी आंत में पहुँच जाती है। मैं आपको स्टमक के बारे में फिर दिखाऊंगा इमेज के माध्यम से, पहले देख लेते हैं। आप बोलता है कि भोजन मुंह में भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है, मतलब ओफेगस के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका में किसी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है। याद रखेंगे कि ग्रसिका में है भोजन का जो कोई पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू नहीं होता है। जब भी हम लोग भोजन का पाचन प्रक्रिया शुरू होगा तो मुंह में, और मुंह के बाद सीधा आहार नाल के मतलब कि अमाशय में चलाएंगे, छोटी आंत में चलाएंगे। इतना हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं बताने का इसमें प्रयास करता हूँ। आगे इसमें क्या लिखा गया है कि अब है अमाशय के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग अमाशय के बारे में देख लेंगे। अमाशय मतलब कि अष्टमक, अष्टमक अमाशय में क्या हो गया? अष्टमक हम लोग को पेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, जब हम लोग भूखे नहीं रह सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो बोलता है कि अमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है। अमाशय एक बृहत अंग है। इसका आकार कैसा होता है? कि बैग की तरह थैलीनुमा रचना होता है और अमाशय एक बृहत बड़ा अंग होता है, ठीक है, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। क्या होता है? जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को क्या करता है कि अनपाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें से रस निकलता है जिसमें मिलाने का काम करता है, मिल जाता है जाकर के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब बोलता है कि अम्ल एक अब क्या होता है कि इसमें ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। मतलब कि ये पाचन कार्य जो होता है अमाशय में उपस्थित जो जठर ग्रंथ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा ये संपन्न होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। बोलता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक, एक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। फिर से रखेंगे, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, प्रोटीन पाचक हो गया, एंजाइम हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है ना, तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं, मतलब कि स्रावित होता है, ठीक है ना। अब बोलता है कि हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे इसमें लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है ना। अब जब अम्लीय माध्यम तैयार करेगा तो उससे देखिए कि अब यहाँ पे क्रिया क्या होता है। चलिए मैं अपना पेन ले लेता हूँ, ठीक है। माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है ना, मतलब कि अम्लीय माध्यम तैयार करेगा जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। सामान्यतः परिस्थितियों में श्लेष्मा मतलब कि मसल्स अमाशय के अतिरिक्त अस्तर को अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है ना। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लीन दिखाई पड़े, आप लोगों को नोट्स बनाने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब बोलता है यहाँ पे, पेन पहले ऐड कर लेता हूँ। अब बोलता है कि क्या हो गया यहाँ पे कि एंजाइम की प्रक्रिया में सहायक होता है। समान समान परिस्थिति में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है ना। मतलब कि श्लेष्मा क्या करता है कि अमाशय के आंतरिक को जो केमिकल जो स्रावित होता है ना, रिएक्शन जो होता है, मतलब कि रस जो निकलता है, ठीक है ना, उसी रस से हमारा अम्ल क्या करता है कि अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो अब हम लोग को है कि मनुष्य का जो पेट होता है मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और नीचे इसमें हम लोगों को बताया, हम आपको बताए हैं क्या, तो इसमें होता है
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे पहले किसके बारे में, तब हम लोग अध्ययन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसे क्षुद्रांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अमाशय में भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है, तो क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब कि यह जो है अवरोधिनी पेशी मतलब कि मांसपेशी के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है, मतलब किस जगह पर पहुंचाया जाता है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। आपसे पूछेगा कि आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो क्षुद्रांत होता है, ठीक है ना। यह अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह क्या होता है कि यह संहत संस्थान में, ठीक है ना, अवस्थित होता है, मतलब कि एक स्थान के रूप में कॉम्पैक्ट स्पेस में स्थित रहता है, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के आकार के आधार पर बड़ी और छोटी होती है। मतलब कि विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई जो होता है बड़ा और छोटा होता है, ठीक है ना। आप जैसे मतलब कैसे इसका डिवाइड करते हैं हम लोग बड़ा छोटा का, तो याद रखेंगे जो मनुष्य क्या होंगे, मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना, उनके भोजन की जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, तो लंबा होगा, ठीक है ना। जो क्या करते हैं कि जो मांस मछली खाते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए लिखा है, घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य हम लोग तो घास फूस भी खा लेते हैं, सब्जी गुजी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का आहार नाल क्या होता है, तो क्षुद्रांत क्या होता है, तो लंबा होता है, ठीक है। इसी में ऐड किया गया है कि मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। मैं बताया कि याद रखेंगे मांसाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत छोटी होती है, और जो शाकाहारी है मतलब कि जो घास फूस खाते हैं, सब्जियां खाती है, फल फूल खाते हैं, उनकी क्षुद्रांत क्या होती है, तो उनकी क्षुद्रांत जो होती है बड़ी होती है। एक वयस्क मनुष्य की क्षुद्रांत की लंबाई 6 मीटर से 20 फीट होता है। कितना होता है, एक वयस्क मनुष्य की लंबाई जो होता है, क्षुद्रांत की लंबाई, मनुष्य की नहीं सॉरी, क्षुद्रांत की लंबाई कितना होता है, 6 मीटर, मतलब कि आपको 6 मीटर से 8 मीटर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है 6 मीटर या 20 फीट होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें, अब बोलता है कि क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन होता है, ठीक है ना। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा यमाशय से क्या करता है, मतलब कि श्रवण प्राप्त करता है, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ से रस प्राप्त करता है, ठीक है। और अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, क्या होता है, अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, ठीक है। अतः अग्नसायिक एंजाइमों की बोलता है कि अमाशयिक एंजाइमों की निकलने के कारण, ठीक है, निकलने के कारण इसमें क्या होगा कि क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है, मतलब कि वहाँ से एंजाइम से मिलने के बाद इसे जो है क्षारीय बना जाता है, ठीक है ना। और यकृत से स्रावित पित्तरस एक कार्य को करता है, क्या करता है, यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, पित्तरस इस कार्य को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। और यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, क्या है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तो क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, मतलब कि क्षुद्रांत में वसा किस रूप में होता है, तो बड़ी गोली के रूप में होता है, ठीक ठीक है। जिससे उस पर क्या होता है कि जिससे उस पर क्या होता है कि उस पर कार्य करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, ठीक है, उस पर कार्य करना मुश्किल होता है, और पीत लवण क्या करता है, उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, ठीक है। जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अग्नाशय नासिक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन क्या होता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए वहाँ पे क्या होगा कि के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है ना। प्रोटीन्स के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, मतलब कि इमल्सीकृत वसा जो होता है उसका पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब बोलता है कि क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस से स्रावित करती है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, को ग्लूकोज में क्या कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है
कि ग्लूकोज को तथा वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में, ग्लूकोज को परिवर्तित करता है तथा वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। अब है पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है, मतलब कि जो पचा भोजन है ना वो आंत की भित्ति जो उसे अवशोषित कर लेती है और क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्ध होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है ना। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर, क्या? दीर्घ रोम में रुधिर, ठीक है ना, वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। मतलब कि उसमें क्या होगा कि भोजन को अवशोषित कर लेने के बाद शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे इसका उपयोग क्या करते हैं? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, नए ऊतकों का निर्माण के लिए करते हैं, पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग आगे सीखते हैं और फिर मैं इसके बाद में बताऊंगा आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। यहाँ पे अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में बोलता है कि इसे बृहद्रांत बोलते हैं। ठीक है ना। बिना पचा भोजन क्षुद्रांत से बृहद्रांत में भेज दिया जाता है। मतलब याद रखेंगे कि जो भोजन नहीं पचता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाता है। ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है तो वहाँ पे अधिक शंख दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब कि दीर्घ रोम जो होते हैं, मोर बिल्ली जो होता है, ठीक है ना, बिल्ली, वह क्या करेगा कि वह पदार्थ में से जल का ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है। अवशोषण करने के बाद चूंकि बृहद्रांत में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है। मतलब कि अगर समय पर हम लोग उससे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं करते तो हमारा अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मल जो है, ठीक है ना, हमारा सूख जाता है तथा कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि अगर हम लोग समय से लैट्रिन नहीं जाएंगे तो वह क्या हमारे बॉडी के अंदर सूख जाता है और सूखने के बाद वह जो एक रोग, बहुत बड़ा रोग, कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद है क्या? तो अब है गुद्दा द्वार अनस है। बोलता है कि बृहद्रांत में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। मतलब उत्सर्जन अंग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को लोग शरीर से क्या करते हैं तो शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें बोलता है कि इस वर्ज्य पदार्थ का वही क्षेपण गुद्दा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना। इस तरह इसे बोलते हैं गुद्दा द्वार। अब मैं चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या, तो मैं दिखाता हूँ अब इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है ना। देखिए ये चित्र मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्ट किया था। अब इस चित्र में क्या है, देखिए यह है एफोगस, यह है पेनक्रियाज, मतलब इसके पेनक्रियाज बोला गया, यह हो गया लीवर, यकृत हो गया, यह हो गया गॉल ब्लाडर। ठीक है ना। ये हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो मतलब कुछ क्या होते हैं कि जैसे कुछ हम लोग खा लेते हैं तो जाके फंस जाता है ना, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। इससे का कोई काम नहीं होता हमारे बॉडी में, इससे निकाल भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि देख रहे हैं ना, यह जो इस तरह से मतलब कि ये जो थैलीनुमा रचना है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो साइड वाला जो देख रहे हैं इसको जो लगे यहाँ से लग कर लाया गया है, ये जो इस तरह से यहाँ पे से ऐड किया गया, ठीक है ना, इसे बोलते हैं लोग लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये हो गया हम लोग का यहाँ पर जाकर जुटा हुआ, ये इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, सेपरेट वीडियो लाऊंगा पूरे लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ही मैं फंडामेंटल देने का प्रयास किया हूँ। अब मैं जो सेपरेट वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो को जब भी देखें, ठीक है ना, तो कृपया स्किप करके नहीं देखें, लगातार देखें, ताकि इसमें से हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा स्किप करके नहीं देखें। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो यह अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप इसको लाइक
चलिए, ये हो गया आपका वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आने के लिए। आपका सर हो गया नंदनी सर, ये हमारा क्लास का लोगो हो गया। हाँ, मैं एक बताता हूँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे फेसबुक अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो जा करके फेसबुक अकाउंट पे सर्च कीजिए IQ क्लासेस, सेम लोगो दिखाई पड़ेगा। आप हमें जाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आपको वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैं ऐड होने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जो है फेसबुक पर ही मिलता है। थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, सीखने का प्रयास करें। हाँ, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय गाइज।